हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम डिस्कशन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का हम 6 चैप्टर पढ़ रहे थे, किरचॉफ नियम तथा विद्युत परिपथ। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हीट स्टोन सेतु। आज हम हीट स्टोन सेतु पर आधारित एक उपकरण पढ़ेंगे, मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या होता है, जिसे हम मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर सेतु जो होता है, ये हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है। ठीक, मीटर सेतु जो होता है हमारा हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है, जिसका जो प्रयोग होता है किसी तार का अज्ञात तार का प्रतिरोध या किसी तार का अज्ञात प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मीटर सेतु की बात हुई। तो मीटर सेतु जो होता है हमारा हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण होता है, जिसका जो प्रयोग होता है हम तार का अज्ञात प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसकी अगर हम रचना की बात करते हैं कि मीटर सेतु जो होता है इसकी रचना क्या होती है, तो इसकी रचना के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें जो होता है 1 मीटर लंबा मिश्र धातु का जो होता है, मिश्र धातु जैसे मैग्नीन, कांसेंट्रा, नाइक्रोम का तार होता है, जो एक लकड़ी के आधार पर पैमाने की सहायता से कसा होता है। लकड़ी के आधार पर पैमाने की सहायता से कसा होता है। पैमाने का मतलब उसमें एक स्केल लगी होती है, जिसकी सहायता से हम तार में जब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है तो तार की लंबाई हम ज्ञात करते हैं। ठीक, तो मीटर सेतु की रचना क्या होती है, इसमें जो होता है हमारा 1 मीटर लंबा, ये 1 मीटर लंबा जो तार होता है, 1 मीटर लंबा किसका होता है, मिश्र धातु का। मिश्र धातु मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है, जो लकड़ी के आधार पर पैमाने की सहायता से कसा होता है। इस तार में हमारे 2 सिरे हुए, एक सिरा हुआ हमारा ए और एक सिरा हुआ हमारा बी। इस तार में हमारे 2 सिरे हुए, एक सिरा हुआ ए, एक सिरा हुआ बी। तो सिरे ए तथा बी पर 2 यल आकार की, किस आकार की, एल आकार की धातु की पत्तियां लगी होती हैं। जैसे एक हमारी ये एल आकार की धातु की पत्ती हो गई, इस पत्ती को हम पत्ती कहते हैं एम, और तार के दूसरे सिरे बी पर एक दूसरी एल आकार की धातु की पत्ती लगी होती है। धातु की 2 पत्तियां हम कह सकते हैं एम और एल लगी होती हैं, जिनका संबंध संबंधक पेंचों से होता है। ठीक है, तथा इन दोनों पत्तियों के बीच जो खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान में एक तीसरी धातु की पत्ती लगी होती है। ठीक, जिसको हम कहते पत्ती। इस पत्ती में 3 संबंधक पेंचें होती हैं। ठीक, तो इसकी रचना क्या हुई, इसमें ये 1 मीटर लंबा मिश्र धातु मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है, जिसके जो लकड़ी के आधार पर पैमाने की सहायता से कसा होता है। इस तार के दोनों सिरे पर एल आकार की धातु की पत्तियां एम और एन लगी होती हैं। इन पत्तियों के बीच में खाली जगह छोड़कर एक तीसरी पत्ती जो होती है, इसे हम कहते हैं डी लगी होती है। तीसरी पत्ती डी लगी होती है। यहाँ पर अब तार का जो सिरा ए होता है, तार के सिरे ए को हम एक बैटरी बी, ठीक, एक बैटरी बी, धारा नियंत्रक आर एच तथा कुंजी के साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, तार के सिरे ए बी के साथ हम एक बैटरी बी, धारा नियंत्रक आर एच तथा प्लग कुंजी के को श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हमें जो पत्ती हमारी एम और डी होती है, एम और डी के मध्य हम एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। इसमें क्या जोड़ दिया गया, इसको कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स, जिसमें विभिन्न प्रतिरोध की धातु की कुंजियां लगी होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बाईं ओर खाली स्थान होता है, बाईं ओर पत्ती एम और डी के बीच हम क्या जोड़ते हैं, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ते हैं। जो दाहिनी ओर की खाली पत्तियां होती हैं डी और एन, इनके बीच जो खाली प्रतिरोध होता है, इसके बीच हम वो तार जोड़ देते हैं जिसका हमें प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। ठीक, यहाँ पर जो पत्ती डी होती है, डी में जो मध्य में संबंधक पेंच होती है, इस संबंधक पेंच की सहायता से हम एक धारामापी जी तथा एक विसर्पी कुंजी, एक विसर्पी जॉकी जे को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये हमारी इसकी क्या हो गई, रचना हो गई।
रचना में हमने क्या देखा कि इसमें जो होता है ये 1 मीटर लंबा तार होता है, 1 मीटर लंबा ये हमारा तार हो जाता है, ठीक। और किस धातु का होता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु में हमारी नाइक्रोम, कांसेंटन या मैग्नीन आती है। हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, तो 100, 1 मीटर कहते हैं या कहते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो तार होगा, इस तार के 2 सिरे होंगे, एक सिरा आपका ए होगा और एक सिरा आपका बी होगा। तार के सिरे ए और बी के साथ 2 एल आकार की धातु की पत्तियां, एक में एम और एक में एन, क्या करते हैं? संबंधक पेचों की सहायता से लगा देते हैं। इन पत्तियों के बीच में थोड़ा थोड़ा खाली स्थान छोड़कर एक तीसरी धातु की पत्ती जो होती है वो डी क्या होती है? लगी होती है। एक तीसरी धातु की पत्ती डी लगी होती है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, तार का जो सिरा ए बी होता है, तार के सिरे ए बी के साथ एक बैटरी बी, एक धारा नियंत्रक आर एस तथा एक कुंजी के को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिया गया, ठीक। अब जो एम और डी होती है पत्ती, एम और डी पत्ती के मध्य हम प्रतिरोध बाक्स जोड़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध बाक्स हो गया हमारा। ये जो हमने लगाया है एस, ये क्या हमारा? अज्ञात प्रतिरोध। ये हमारा क्या हो जाएगा? अज्ञात प्रतिरोध हो जाएगा। ये हमारी क्या हो गई? इसको हम कहते हैं धारा नियंत्रक, जिसका जो मान होता है वो डीसी धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, अर्थात इसकी सहायता से धारा के मान को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये हमारी प्लग कुंजी की होती है। जब इसको हम लगाते हैं तब धारा का प्रवाह होता है, और जब कुंजी के बंद होती है तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। पत्ती डी के साथ हमने क्या किया? इसके साथ हमने एक धारा मापी, इसको कहते हैं धारा मापी, और ये हमारी हो गई जौकी। धारा मापी और जौकी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक। ये हमारी क्या हो गई? इसको हम कहते हैं बैटरी, बैटरी बी को जोड़ दिया। ये इसकी संरचना हो गई। तो संरचना में हम लिखेंगे क्या? यही मुख्यतः कि इसमें 1 मीटर लंबा मिश्र धातु नाइक्रोम या मैग्नीन का एक तार होता है, जो लकड़ी के आधार पर पैमाने की सहायता से कसा होता है। इस तार के सिरे ए और बी पर 2 एल आकार की धातु की पत्तियां एम और एन लगी होती हैं, ठीक। एम और एन लगी होती तथा इन पत्तियों के बीच थोड़ा खाली स्थान छोड़कर एक तीसरी धातु की पत्ती डी लगी होती है, जिसमें 3 संबंधक पेंचे लगी होती हैं। तार के सिरे ए बी के साथ एक बैटरी बी, एक धारा नियंत्रक आर एस तथा एक प्लग कुंजी के को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक। जो हमारी पत्ती एम और डी होती है, पत्ती एम और डी के मध्य हम प्रतिरोध बाक्स तथा पत्ती डी और एन के बीच एक अज्ञात तार जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको जोड़ देते हैं। पत्ती डी के मध्य वाले संबंधक पेच के साथ एक धारा मापी जी तथा एक जौकी जे को लगा देते हैं। अब ये इसकी संरचना हो गई। अब इसकी क्रियाविधि हम देखते हैं। यहाँ पर क्रियाविधि या पहले हम देख लेते हैं सूत्र। धारा नियंत्रक, ये क्रियाविधि हम देखते हैं इसकी। यहाँ पर जब हम प्लग कुंजी के लगाते हैं, तो प्लग कुंजी के लगाने पर जो हमारा तार ए बी होता है, तार ए बी में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तार ए बी में धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले हम जौकी जे को, ठीक है, हम प्रतिरोध बाग से एक प्रतिरोध निकालते हैं। एक प्रतिरोध निकालने के पश्चात जौकी को पहले हम तार के सिरे ए पर, फिर दूसरी तार के सिरे बी पर स्पर्श कराते हैं। जब हम जौकी को तार ए और बी सिरे पर स्पर्श कराते हैं तो अगर जो हमारी इसमें धारा मापी होती है, धारा में मापी में विक्षेप एक दूसरे से विपरीत दिशा में होता है। जब धारा मापी में विक्षेप एक दूसरे से विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है तो ये जो हमारा परिपथ होता है वो सही जुड़ा होता है। और अगर विक्षेप हमें एक ही दिशा में प्राप्त होता है तो हम परिपथ की पुनः जांच करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुंजी के को लगाते हैं। कुंजी के को लगाने पर तार ए बी में धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति में हम प्रतिरोध बाग से 1 या 2 ओम का प्रतिरोध निकालकर जौकी जे को तार के सिरे ए और बी पर स्पर्श कराते हैं। अगर जौकी को तार ए और बी के सिरे पर स्पर्श कराने पर
धारामापी जी में विक्षेप अलग अलग दिशाओं में प्राप्त होता है तो यह जो परिपथ होता है वो सही जुड़ा होता है। और जब परिपथ सही जुड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, यहां से इस स्थिति में जैसे हमने मान लिया ये जो हमारा प्रतिरोध बाक्स है, इस प्रतिरोध बाक्स से निकाला गया प्रतिरोध कितना है R, प्रतिरोध बाक्स से निकाला गया प्रतिरोध R है। ये जो हमारा यहाँ पर संट लगा है, ये जो अज्ञात तार है, इस अज्ञात तार का प्रतिरोध कितना है S है। ठीक, ये दो चीजें हमने मान ली कि जो प्रतिरोध बाक्स था, प्रतिरोध बाक्स का प्रतिरोध हमने कितना मान लिया R, और जो हमारा तार अज्ञात है उसका प्रतिरोध कितना है S है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, कुंजी के को लगाएंगे, कुंजी के लगाएंगे, धारा बह रही, हम प्रतिरोध बाक्स से प्रतिरोध को निकालेंगे। अब जो कि जे को तार ए बी के विभिन्न भागों पर स्पर्श कराएंगे, जो कि जे को तार ए बी के विभिन्न भागों पर स्पर्श करा के शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। अगर हम मान लें शून्य विक्षेप की जो स्थिति है वो तार ए बी में बिंदु सी पर प्राप्त होती है, जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो तार ए बी में कहाँ पर प्राप्त होती है, बिंदु सी पर प्राप्त होती है। और बिंदु सी की ए सिरे से जो दूरी हो वो कितनी हो, एल। बिंदु सी की, ये सी बिंदु कौन सा बिंदु माना है, जहां पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात इसमें इसकी सुई एकदम सीधी रहती है। ठीक है, तो ये हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में क्या होता है, जो हमारा तार ए बी होता है वो दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक भाग हमारा हो गया ए सी और एक भाग हो गया हमारा बी सी। ठीक, यदि शून्य विक्षेप की स्थिति हम कह दें तार के सिरे ए से एल दूरी पर प्राप्त होती है तो इसकी जो बी सिरे से, जो बिंदु सी है, बिंदु सी की बी सिरे से दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी। ध्यान देना, इस स्थिति में तार हमारे दो खंडों में विभक्त हुआ, एक खंड हमारा एसी हुआ और दूसरा खंड हमारा बीसी हुआ। ठीक, अब हम यहां से अगर मान लें सपोज दैट जो खंड एसी है, अब सूत्र का हम निगमन कर रहे हैं यहां पर। ठीक, यहां से हम मान लें यदि खंड एसी का प्रतिरोध P और खंड बीसी का प्रतिरोध कितना हो, क्यों हो। यहां से माना खंड एसी का प्रतिरोध कितना P तथा खंड बीसी का प्रतिरोध क्यों हो, तो ठीक, तो शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में हम लगाएंगे किसका नियम, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। शून्य विक्षेप की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से कितना हो जाएगा, सेतु के सिद्धांत से हमारा हो जाएगा P बटे Q बराबर R अपान S। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। P अपान Q बराबर कितना हो गया, R अपान S। अब यहां से हम बात करें भाग, अब हम देखिए यहां से R क्या है, प्रतिरोध, ये P क्या है, भाग AC का प्रतिरोध, Q क्या है, भाग BC, तार के भाग BC का प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध भाग से निकाला गया प्रतिरोध, S क्या है, हमारा अज्ञात तार का प्रतिरोध। अब अगर हम P और Q का मान निकाल लें, P और Q का मान निकाल ले, R जो है वो प्रतिरोध भाग से निकाला गया प्रतिरोध होगा जो हमें ज्ञात होगा, तो हम S का मान इसकी सहायता से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से जो तार AB है, अगर तार AB का विशिष्ट प्रतिरोध हम रो मान लें, तार जो हमारा AB है, इस तार AB का विशिष्ट प्रतिरोध रो तथा क्षेत्रफल कितना मान लें, A मान लें। ये समान मोटाई का तार था तो इसका हम क्षेत्रफल कितना मान लें, A मान लें। तार AB का विशिष्ट प्रतिरोध रो
तथा, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध रो तथा क्षेत्रफल ए हो तो, क्षेत्रफल ए हो तो, ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध रो तथा क्षेत्रफल कितना हो, ए हो तो, भाग तार तो तार AC का प्रतिरोध। ठीक, अभी हम लोगों ने प्रतिरोध में संबंध पढ़ा था। प्रतिरोध जो होता था ये पढ़ा था, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता था RA/L। तो यहां से अगर हम तार का प्रतिरोध निकालेंगे तो तार का प्रतिरोध R बराबर कितना होगा, ρL/A। तार का जो प्रतिरोध होगा वो R बराबर कितना होगा, ρL/A। तो जो तार AC है, AC का प्रतिरोध हमने देखो यहाँ कितना माना है, P। तो तार AC का प्रतिरोध P बराबर, तार का विशिष्ट प्रतिरोध कितना है, ρ, और भाग जो हमारा AC है, भाग AC की लंबाई कितनी है, L, और इसका क्षेत्रफल कितना है, A। तो P बराबर ρL/A, समीकरण नंबर 1। ठीक, हम निकालेंगे तार के भाग BC का प्रतिरोध। ठीक, तार के भाग BC का प्रतिरोध, तो तार के भाग BC का प्रतिरोध इसको क्या कहेंगे, क्यों, तो क्यों बराबर रो। ठीक, और भाग BC की लंबाई कितनी है, 100 - L, रो 100 - L अपान क्षेत्रफल इसका कितना है, A। इसे मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से क्या करें, भाग करें। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, अब कैसे भाग करेंगे, बाएं पक्ष को बाएं में तथा दाहिने को दाहिने में, तो कितना हो जाएगा, P/Q बराबर ρL/A, और इस पूरे का बटा होगा रो ब्रैकेट में 100 - L/A। ये क्वांटिटी पूरी पलट जाएगी, कितना हो जाएगा, P/Q बराबर ρL/A गुणे A पहुंच गया ऊपर, ये हो गया रो ब्रैकेट में 100 - L, A से A और रो से रो कट जाएगा, P/Q बराबर हो जाएगा L/100 - L। ठीक, जहां L क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति में, L क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति में तार के सिरे A से C की दूरी, शून्य विक्षेप की स्थिति वाले बिंदु से सिरे A से की लंबाई कह सकते हैं। ठीक, अब ये P/Q का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। P/Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर P/Q का मान समीकरण 1 में रख दो, तो कितना हो जाएगा भाई, समीकरण 1 में रखेंगे तो P/Q के स्थान पर L/100 - L बराबर R/S, S को इधर ले आओ, S बराबर हो जाएगा R ब्रैकेट में 100 - L/L। ठीक, यहाँ S क्या होगा, हमारा अज्ञात तार का प्रतिरोध। ठीक, S क्या होगा, अज्ञात तार का प्रतिरोध। R क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भाग से निकाला गया प्रतिरोध, और स्मॉल a क्या हो जाएगी, शून्य विक्षेप की स्थिति में तार की सिरे A से लंबाई। L क्या हो जाएगी, शून्य विक्षेप की स्थिति में तार की सिरे A से लंबाई। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कहा गया, एक प्रतिरोध भाग से 5 ओम का प्रतिरोध निकाला गया, कितने ओम का, 5 ओम का प्रतिरोध निकाला गया। ठीक है, और विभव जो मीटर सेतु है, मीटर सेतु में शून्य विक्षेप की स्थिति सिरे A से जो है वो 80 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। सिरे A से कितने सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, 80 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है। तो कहा जाए शून्य विक्षेप, तो अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालिए। तो प्रतिरोध भाग से निकाला गया प्रतिरोध R बराबर आपका हो गया 5, L बराबर कितना हो गया 80। तो यहाँ से निकालेंगे अज्ञात तार का प्रतिरोध S बराबर R के स्थान पर रखेंगे 5, 100 - L के स्थान पर 80 बटे L के स्थान पर 80, ये हो जाएगा S बराबर 5 गुणे 20 बटे 80, काट दीजिए, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 1 बचा, दशमलव लगाया, 1 2
4 दूनी 8, 4 पंचे 20। जो तार का प्रतिरोध आ जाएगा वो 1.5 ओम। इस तरीके से हम तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो मीटर क्षेत्र का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। अब जो हमारा चालक तार S है, अब यहाँ से आपने प्रतिरोध निकाल लिया। इस अज्ञात तार का अगर प्रतिरोध निकल गया, इसलिए तार का विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से निकाल लें। तो तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, अभी हमने बताया विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते? रो से। तो रो बराबर होता था RA/L, जहां R होता था तार का प्रतिरोध, तो यहाँ तार का प्रतिरोध कितना है? S गुणे A/L। तो रो बराबर S, A क्या हो जाएगा? πr²L। तो जो तार दिया गया है, ठीक, जो तार दिया गया है, हम क्या करेंगे? ये यहाँ पर L कैपिटल ले लेते हैं। ठीक, कैपिटल L, जहां R क्या हो जाएगा? ये जो हमारा अज्ञात तार S था, इसकी त्रिज्या, अज्ञात तार S की त्रिज्या, ये हम किससे निकाल सकते हैं? स्क्रू गेज से नाप कर निकालेंगे। और L क्या है? इसी अज्ञात तार की लंबाई। तो ये हुआ हमारा मीटर क्षेत्र। हमने पढ़ा मीटर क्षेत्र की संरचना, ये पढ़ा क्रिया विधि, और ये पढ़ा सूत्र का निगमन कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो मीटर क्षेत्र हमारा किस सिद्धांत पर आधारित है? व्हीटस्टोन क्षेत्र के सिद्धांत पर आधारित है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मीटर क्षेत्र का प्रयोग अज्ञात तार का प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर रचना की बात करते हैं तो इसमें कितने मीटर लंबा तार होता है? 1 मीटर लंबा जो होता है मिश्र धातु नाइक्रोम या कंस्टेंटन का तार होता है, जो लकड़ी के आधार पर पैमाने की सहायता से कसा होता है। इस तार के दोनों सिरों पर 2 L आकार की धातु की पत्तियां होती हैं तथा इन पत्तियों के बीच में थोड़ी खाली जगह छोड़कर एक तीसरी पत्ती लगी होती है। हम क्या करते हैं? तार जो AB होता है उसका जो संबंध होता है, हम एक बैटरी B, धारा नियंत्रक RS तथा कुंजी K के साथ कर देते हैं। ठीक है, K के साथ कर देते हैं। फिर क्या करते हैं? यहाँ से हमें जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसे पत्ती N और D के मध्य अर्थात दाहिनी ओर जोड़ देते हैं, और तथा बाईं ओर जो खाली स्थान होता है उसमें हम एक प्रतिरोध बाक्स R को लगा देते हैं। पत्ती D में जो तीसरी संबंधक पेच होती है, तीसरी संबंधक पेच में एक धारामापी G तथा धारामापी G के साथ एक जॉकी J को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये इसकी संरचना हो गई। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये आपको टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं विभवमापी, पोटेंशियोमीटर। देखिए, जो विभवमापी होता है, इस विभवमापी का प्रयोग किसी सेल का वैद्युत वाहक बल, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर तथा 2 सेलों का वैद्युत वाहक बलों की तुलना करने में तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो विभवमापी का प्रयोग जो होता है मुख्यतः सेल का वैद्युत वाहक बल, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर तथा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो विभवमापी होता है, इसका सिद्धांत होता है कि जब कोई हमारा समान मोटाई का तार होता है और समान मोटाई के तार में, अर्थात समान मोटाई का होने का मतलब है उसका क्षेत्रफल जो हो तार का वो क्या हो? समान हो। तो जब समान मोटाई के तार में समान धारा बहती है अर्थात नियत धारा बहती है, जब समान मोटाई के तार में नियत धारा बहती है अर्थात धारा को न तो हम बढ़ाते हैं और न ही घटाते हैं, तो उस स्थिति में चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है, चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक तार के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर भी चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। यही जो होता है हमारा विभवमापी का सिद्धांत होता है। तो सिद्धांत क्या होगा? यदि समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार में नियत धारा बहती है तो तार के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इस अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है? लंबाई जितनी अधिक होगी विभव उतना अधिक होगा। ठीक, अगर इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं
तो इसके स्थान पर एक नियतांक आता है के और ये एल, जहां के हमारी क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। ठीक है, एक विभव प्रवणता कहलाती। तो ये इसका सिद्धांत हो गया। अब अगर हम इसकी रचना की बात करते हैं, विभवमापी की हम रचना की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक मिश्र धातु का समान मोटाई का तार होता है। इसमें एक मिश्र धातु का समान मोटाई का तार होता है जो लकड़ी के आधार पर कसा होता है। ठीक, ये समान मोटाई का तार हो गया जो लकड़ी के आधार पर कसा होता है। ये एबी तार हो गया। किस धातु का हुआ, मिश्र धातु का हुआ। मिश्र धातु नाइक्रोम, मैग्नीन, किसी का भी हो सकता है। तो इसमें मिश्र धातु का एक लंबा तार होता है जो लकड़ी, तार एबी होता है जो लकड़ी के आधार पर कसा होता है। हम इसका नामांकन कर देते हैं जब ए बी आदि के रूप में, तो हमको कहने में या डिफाइन करने में आसानी हो जाती है। तो इसमें हमने क्या माना, एक मिश्र धातु का समान मोटाई का लंबा तार एबी होता है जो लकड़ी के आधार पर कसा होता है। जो तार का सिरा ए और बी होता है, तार के सिरे ए के साथ एक संचायक बैटरी बी, ठीक, संचायक बैटरी बी कुंजी के या धारा नियंत्रक RH तथा प्लग कुंजी के को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। ये हमारी क्या हो गई, प्लग कुंजी के। ठीक, ये हमारी बैटरी बी हो गई और ये हमारी हो गई धारा नियंत्रक RH। तो इसमें क्या हुआ, तार के सिरे AB के साथ, तार के सिरे AB के साथ एक संचायक बैटरी, धारा नियंत्रक तथा प्लग कुंजी के को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। जो तार का सिरा A होता है, अब हमें जिस सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, जिस सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, उस सेल के धन सिरे को, उस सेल के धन सिरे को तार A के सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक, और तार A के सिरे, जिस सेल का हमें वैद्युत वाहक बल E ज्ञात करना होता है, उस सेल को विभवमापी की तार के सिरे A के साथ जोड़ देते हैं। इस सेल का जो दूसरा सिरा होता है, इसको एक धारामापी G और एक जॉकी J के साथ क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक, धारामापी G जो है और जॉकी J से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये इसकी रचना हो गई। ठीक, रचना में क्या हम लिखेंगे, इसमें समान मोटाई तथा समान, या कह सकते हैं इसमें समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाला एक लंबा मिश्र धातु मैग्नीन अथवा नाइक्रोम का तार AB होता है जो लकड़ी के आधार पर कसा होता है। इस तार के सिरे A और B के साथ एक संचायक बैटरी B, धारा नियंत्रक RH तथा प्लग कुंजी K को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। हमें जिस सेल का वैद्युत वाहक बल निकालना होता है, उस सेल को तार के सिरे A के साथ, ठीक, जोड़ते हैं। तार के, कह सकते हैं जिस सेल का वैद्युत वाहक बल निकालना होता है, उस सेल के धन सिरे को तार के सिरे A के साथ जोड़ देते हैं तथा सेल के ऋण सिरे को एक धारामापी G तथा एक जॉकी J के साथ जोड़ देते हैं। देखिए, हम प्लग कुंजी के लगाते हैं। प्लग कुंजी जब हम के लगाते हैं, ध्यान देना, प्लग कुंजी के लगाते हैं तो तार AB में धारा प्रवाहित होती है। ठीक, तार AB में धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तार में दूरी के साथ विभव में जो पतन होता है, विभव में जो कमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विभव पतन। तार की लंबाई के अनुदिश दूरी के साथ विभव परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव पतन कहते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, यहां से हम कुंजी के लगाते हैं। कुंजी के लगाने पर तार जो हमारा AB होता है, तार AB में धारा का प्रवाह होता है। इस स्थिति में जॉकी J को हम तार AB के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक।
ठीक है, जो कि जे को तार के विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श कराकर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। पहली कंडीशन हुई। अब क्रिया विधि में आ गए हम। रचना के बाद क्रिया विधि में हम क्या लिखेंगे कि प्लग कुंजी के को लगाने पर तार AB में धारा प्रवाहित होती है। इस स्थिति में जो कि जे को हम तार AB के विभिन्न भागों पर स्पर्श करा के शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में, पहली कंडीशन, अब जो कि जे को हम देखो पहले ए सिरे की तरफ स्पर्श कराएंगे, फिर बी सिरे की स्पर्श कराएंगे। पहले हम परिपथ की जांच कर लेते हैं। सबसे पहले परिपथ की जांच कैसे करेंगे, कुंजी के लगाएंगे, तार AB में धारा प्रवाहित होगी। फिर ये जो जे है, जो कि जे को हम तार के कहां पर स्पर्श कराएंगे, सिरे ए पर स्पर्श कराएंगे। फिर तार के सिरे कहां पर स्पर्श कराएंगे, बी पर स्पर्श कराएंगे। अगर धारा मापी जी में विक्षेप जो है वो विपरीत दिशाओं में प्राप्त होगा, ए पर स्पर्श कराने पर इधर, बी पर स्पर्श कराने पर उधर, दाहिनी ओर, तो इस स्थिति में जो हमारा ये परिपथ होता है वो सही जुड़ा होता है। अगर विक्षेप एक ही दिशा में प्राप्त होता है तो हम अपने परिपथ की जांच करते हैं। ठीक, अब क्रिया विधि में जैसे हमारा परिपथ सही जुड़ा है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो कि जे को पहले तार के बिंदु J1 पर स्पर्श कराते हैं। इसको कहां पर स्पर्श कराया, जैसे ये तार में एक भाग है J1, जो कि जे को तार के हम किस भाग पर स्पर्श कराए, भाग J1 पर स्पर्श कराए। ध्यान देना, इस कंडीशन में A और J1 के बीच का जो विभवांतर है, A J1 के बीच का विभवांतर लेस देन है। विभवांतर जो है छोटा है और सेल का वैद्युत वाहक बल बड़ा है। ठीक, तो जब हम क्या करते हैं, पहले जो कि जे को तार के J1 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। जब J1 पर स्पर्श कराते हैं तो A J1 के बीच का विभवांतर क्या होता है, कम। A और J1 जो तार की लंबाई A J1 है, अगर A J1 के बीच का विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल से देखो कम होता है तो क्या होता है, इस कंडीशन में जो धारा होती है वो जो बैटरी वाली B की धारा होती है, संचायक बैटरी B की धारा A E J1 मार्ग द्वारा अर्थात इधर से आएगी, A E J1 मार्ग द्वारा धारा मापी में प्रवेश करती है। ठीक, और जो सेल E की धारा होती है, सेल E की धारा E A J1 और A मार्ग द्वारा, या कह सकते हैं जो सेल E की धारा होती है इस कंडीशन में वो A J1 E और A मार्ग द्वारा, अर्थात सेल की जो धारा होगी वो A से किस में जाएगी, J1 में, J1 से पुनः किस में आएगी, A में, E में, E से पुनः किस में जाएगी, A में। तो ये B के द्वारा B1 संचायक बैटरी के द्वारा प्रवाहित धारा हुई और ये E के द्वारा प्रवाहित धारा हुई। चूंकि E का मान अधिक है, क्योंकि E का मान क्या है, सेल का वैद्युत वाहक बल A J1 के बीच के विभवांतर से अधिक है, इसलिए सेल की धारा की क्या होगी, प्रधानता होगी। सेल की धारा की प्रधानता होगी और सेल की धारा की प्रधानता होने के कारण देखिए दोनों धाराएं विपरीत दिशा में हैं, तो इसकी प्रधानता अर्थात ये अधिक है, तो परिणामी धारा किधर बहेगी, वो A J1 की A मार्ग से बहेगी। इसलिए जो धारामापी है, धारामापी की स्थिति वो किधर हो जाएगी, धारामापी बाईं ओर विस्थापित हो जाएगी। जो सुई होगी वो किधर विस्थापित होगी, बाईं ओर विस्थापित होगी। समझ गए होंगे आप लोग, अगर नहीं समझे तो एक बार पुनः ध्यान दें। कुंजी के को लगाया, धारामापी में चालक तार AB में धारा का प्रवाह हुआ। जब चालक तार AB में धारा का प्रवाह हुआ तो इस कंडीशन में जो कि जे को पहले हम तार के J1 भाग पर स्पर्श कराएंगे, कहां पर, J1 पर। तो अगर A J1 के बीच का विभवांतर जो है वो सेल के वैद्युत वाहक बल E से क्या है, कम है, सेल के वैद्युत वाहक बल से कम है, तो जो बैटरी होगी, बैटरी की जो धारा है वो पहले A से किस में जाएगी, सेल में जाएगी, सेल से किस में जाएगी, J1 अर्थात धारामापी, और धारामापी से J1 में जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन में जो धारामापी में धारा है वो A E J1 मार्ग से जाएगी। क्योंकि इस स्थिति में सेल का वैद्युत वाहक बल अधिक है, इसलिए जो सेल की धारा है वो A से जाएगी J1 में,
J1 से धारा मापी से होते हुए E में आएगी और E से पुनः किधर जाएगी, A में जाएगी। ठीक, तो सेल का वैद्युत वाहक बल अधिक है, इसलिए सेल की धारा की क्या होगी इस कंडीशन में, प्रधानता होगी। सेल की धारा की प्रधानता होगी, जिसके कारण, भाई दोनों धाराएं विपरीत दिशा में थी, जिसके कारण, और ये वाली धारा अधिक है, तो धारा जिसका मान अधिक होता है परिणामी क्या होता है, जैसे एक बिंदु पर दो बल लगे हैं। ठीक, ये बिंदु है, इस बिंदु ए पर दो बल लगे हैं, इधर बल 8 न्यूटन का, इधर बल 4, दोनों विपरीत दिशा में है, तो दिशा किधर होगी, अधिक वाले की ओर तो होगी। ठीक, तो वही बात, धारा ई का मान अधिक है, इसलिए इसकी प्रधानता होगी और इसी के कारण धारा बहेगी, और इसलिए जो धारा मापी होगी वो बाईं ओर क्या होगी, विक्षेपित हो जाएगी। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट कंडीशन में हमने तार को कहां पर स्पर्श कराया, J2 पर स्पर्श कराया। जब तार को हमने J2 पर स्पर्श कराया तो J2 पर स्पर्श कराने के पश्चात क्या हुआ, सेकंड कंडीशन में A J2 के बीच का विभवांतर अधिक, A और J2 के बीच का जो विभवांतर है वो अधिक है और सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, कम। A J2 के बीच का विभवांतर अधिक है और सेल का वैद्युत वाहक बल कम है, तो इस कंडीशन में जो बैटरी है, बैटरी की धारा की क्या होगी, प्रधानता होगी, और बैटरी की धारा की प्रधानता होगी, जिसके कारण जो परिपथ में है धारा वो AEJ2 मार्ग द्वारा, कहां से, AEJ2 मार्ग द्वारा धारा मापी में प्रवाहित होगी, और जो धारा मापी होगी वो किस दिशा में विक्षेपित हो जाएगी, दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाएगी। ठीक, आप कहेंगे जब सेकेंड स्थिति में धारा मापी जो कि J2 को हम तार के बिंदु कहां पर स्पर्श कराते हैं, J2 पर स्पर्श कराते हैं, जो J2 पर स्पर्श कराते हैं, और अगर A और J2 के बीच का विभवांतर अधिक होता है और सेल का वैद्युत वाहक बल कम होता है, तो इस स्थिति में जो संचायक बैटरी है इसकी धारा की प्रधानता होती है और जौकी में धारा AEJ2 मार्ग से क्या होती है, जाती है, इस कारण जो सुई होती है वो दाहिनी दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अब इससे स्पष्ट है दोनों कंडीशन में कि J1 पर स्पर्श कराया तो बाईं ओर विक्षेपित हुई, J2 पर स्पर्श कराया तो दाहिनी ओर विक्षेपित हुई, अर्थात इसमें एक मध्य बिंदु ऐसा होगा जहां पर स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। तो जब हम इस जौकी को बिंदु J पर स्पर्श कराते हैं तो J पर स्पर्श कराने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, तो धारा मापी में विक्षेप कम उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात A और J के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के वैद्युत वाहक बल के कम होता है, सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक, इसलिए धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो जो कि J को जब हम तार के ऐसे बिंदु पर स्पर्श कराते हैं जिससे धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तो उस स्थिति में जो सेल का वैद्युत वाहक बल E होता है शून्य विक्षेप की स्थिति में, किस स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में जो होता है सेल का वैद्युत वाहक बल E वो तार के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर होता है V के, जहां V क्या हो जाएगा, A और J के बीच का विभवांतर। अगर A और J के बीच की लंबाई कितनी हो, L, A और J के बीच की लंबाई कितनी हो, L, तो V बराबर किसके हो जाता है, KL के, अर्थात E बराबर V बराबर KL। ठीक, E बराबर V बराबर KL, जहां E सेल का वैद्युत वाहक बल, V दोनों तार के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और KL उसकी हो जाएगी लंबाई। ठीक, तो यहां से हम कितना लिख सकते हैं, E बराबर KL लिख सकते हैं, जहां E सेल का वैद्युत वाहक बल, K विभव प्रवणता, L लंबाई। और विभव प्रवणता क्या होती है, यदि चालक तार में I एम्पियर की धारा बहती, कितनी, I एम्पियर की धारा, और चालक तार की 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कितना, रो, 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो ओम सेंटीमीटर हो, तो उस कंडीशन में K बराबर कितना हो जाता है, I रो, तो E बराबर हम लिख सकते हैं कितना, I रो L। ठीक, ये बात हुई विभव मापी की। बात समझ में आई कि नहीं? अगर नहीं समझ में आई तो एक बार आप पुनः क्रिया पे ध्यान दीजिए। कुंजी K को लगाते हैं तो तार AB में धारा का प्रवाह होता है। ठीक, इस स्थिति में जो कि J को हम तार के विभिन्न भागों पर स्पर्श कराते हैं और शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं।
यदि जौकी को हम ए J1 बिंदु पर स्पर्श कराएं और ए और J1 के बीच का विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या होता है, कम होता है, तो इस कंडीशन में सेल की धारा की प्रधानता होती है, इसलिए सेल किस ओर विक्षेपित हो जाता है, इसलिए जो धारा मापी की सुई होती है वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। सेकेंड स्थिति में यदि सेल जौकी को हम तार के भाग J2 पर स्पर्श कराएं और A और J2 के बीच का विभवांतर अधिक हो और सेल का वैद्युत वाहक बल क्या हो, कम हो, तो इस कंडीशन में संचायक बैटरी की धारा की प्रधानता होती है और जो धारा मापी की सुई होती है वो दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती है। अब इन दोनों प्रयोगों से स्पष्ट है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर सुई को स्पर्श कराने पर धारा मापी जौकी को स्पर्श कराने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा और वह स्थिति हमारी क्या कहलाएगी, शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाएगी। और शून्य विक्षेप की स्थिति में जो सेल का वैद्युत वाहक बल होता है वो चालक तार के सिरे से दूरी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अभी आपने पढ़ा है सिद्धांत में। तो अगर ए और जे के बीच का विभवांतर हो जाएगा और सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा, तो V बराबर कितना होता है, KL, जहां K विभव प्रवणता होती है और L होती है शून्य विक्षेप की स्थिति में सिरे A से चालक तार की लंबाई। इसलिए हम कितना लिख सकते हैं, E बराबर KL और K बराबर कितना होता है, I रो। तो हम E बराबर कितना लिख सकते हैं, I रो L। ठीक, जो विभव मापी होती है, विभव मापी की सुग्राहिता जो होती है, ठीक, अगर विभव मापी में जो चालक तार AB है उसमें विभव पतन जितना कम होता है, धारा मापी विभव मापी जो होता है उतना ही ज्यादा सुग्राही होता है। तो धारा मापी की सुग्राहिता अगर हम चालक तार की लंबाई बढ़ा दें तो इसमें जो प्रयुक्त चालक तार होता है इसकी लंबाई अगर हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे विभव पतन उतना ही क्या होगा, कम होगा। और विभव पतन कम होने पर विभव मापी की सुग्राहिता जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जाता है कि विभव मापी की सुग्राहिता को किस प्रकार बढ़ाया जाता है। तो विभव मापी में प्रयुक्त चालक तार की लंबाई को बढ़ाकर विभव मापी की सुग्राहिता को हम बढ़ा सकते हैं।